हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 18 जुलाई 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हेडलाइन है कि मध्य प्रदेश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ एक दिन के अंदर 11 लाख पौधे एक साथ लगाए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि एक किताब है, ये काफी फेमस बुक है जिसका नाम है इटर्नल इंडिया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा गया है इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये करीब 1978 में किताब लिखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके अलावा एक किताब और पूछी जाती है इंदिरा गांधी की। इसका नाम है द ट्रुथ। क्या नाम है? द ट्रुथ। और एक किताब इनकी और है ऑन द पीपल ऑन प्रॉब्लम। तो ये तीन किताबें आप इनकी ध्यान रखें, कभी कभी ये पूछ दी जाती हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिसने 11 लाख पौधे एक दिन में लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो अभी मैंने आपको बताया ये है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। और ऐसा किया गया मध्य प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी है, बीएसएफ एकेडमी, ये रेवाती रेंज में पड़ती है। वहीं पर उसी के 9 जोन्स के अंदर ये पौधे लगाए गए हैं। और पिछले सप्ताह ही, इससे जस्ट पहले, पेड़ों का एक और अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में। उसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। तो ये जो कैंपेन था, इसमें अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था और उसमें 51 लाख पौधे लगाए गए थे। लेकिन अंतर यह है कि वो कई दिनों में 51 लाख पौधे लगाए गए थे और यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन में, मतलब 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाए गए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट भी रिसीव किया है इसके लिए। मध्य प्रदेश में कई बार आपसे फोक डांस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। एक चलता है मटकी, क्या बोलते हैं, मटकी नाच। एक यहाँ पर मंच भी चलता है। और एक गिरदा नाच है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। एक नाच है, इसको बोलते हैं फूल पत्ती। क्या बोलते हैं? फूल पत्ती। इसके अलावा अदा भी यहाँ पर चलता है। तो ये सारे फोक डांस है एमपी के। ये कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर पैक्ट साइन किया है? तो ये देश है मार्शल आइलैंड्स। पहले मैं आपको समझा देता हूँ मार्शल आइलैंड कहाँ पर पड़ते हैं, क्योंकि कई लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना होगा। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और आपको वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ जाना है। मतलब ये है हमारा देश भारत। और जब आप ईस्ट की तरफ आते हो तो यहाँ पर आप इंडोनेशिया से आगे होते हुए और आगे देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है। ठीक है। जब ऑस्ट्रेलिया के भी आप आगे आ जाएंगे तो ये आपको पैसिफिक ओशियन दिखाई पड़ रहा है, प्रशांत महासागर। और इसी में बीच में जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज मार्शल आइलैंड। इनके साथ पैक्ट साइन किया है भारत सरकार ने। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, इनसे मार्शल आइलैंड्स को डेवलपमेंट में भारत की तरफ से फायदा मिलेगा और भारत की अपनी एक पैठ होगी पैसिफिक ओशियन में। कल को अगर पैसिफिक ओशियन में इंडियन नेवी को जरूरत पड़ती है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मार्शल आइलैंड कंट्रीज हैं, ये हमारी मदद वहां पर करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, अमेरिका भी यही स्ट्रैटेजी ऑप्ट करता है। पैसिफिक ओशियंस के कई सारे आइलैंड कंट्रीज में अमेरिका ने अपना हवाई बेस बना रखा है। तो अब ये टाइम आ चुका है कि भारत भी इस तरीके के जो प्रॉपर आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर अपनी पैठ बनाए, तो इसका दो तरफा फायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल जो मार्शल आइलैंड है, इसके अंदर 29 कोरल्स है। कोरल्स का मतलब यह है कि जहां पर पानी के नीचे एक प्रॉपर मरीन लाइफ होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं जहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है, इवन है ही नहीं, आप ये मान के चलिए। और यहाँ का जो हैबिटेट है वो बहुत ही ऑर्गेनिक है। मार्शल आइलैंड की कैपिटल है माजुरो। क्या बोलते हैं इसको? माजुरो। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा मंत्रालय इसको होस्ट कर रहा है? तो इसको होस्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारत का संस्कृति मंत्रालय इस बार इसको होस्ट कर रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम्स का आयोजन भारत के अंदर किया जा रहा है। इससे पहले ये कभी भी भारत में होस्ट नहीं किया गया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 31 जुलाई तक फोरम चलेगा। अब देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य इसका मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में नेचुरल और कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज जो है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे कि हमारे देश में
बहुत सारे नेचुरल हेरिटेजेस हैं, तो उन्हें भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे आप हटाते चले जाएं, उससे क्या है, नेचुरल हेरिटेजेस खत्म होते हैं। उसी तरीके से जो कल्चरल हेरिटेजेस है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे प्राचीन कालीन मंदिर हो गए, ठीक है, तो ये सारी एक तरीके से हमारे देश की धरोहर है, उन्हें बचा के रखना है। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम है, इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है। इसमें टोटल 50 यंगस्टर्स, यंग प्रोफेशनल्स प्रेजेंटेशन देंगे बनाकर अगले कुछ दिनों में। इन 50 में से 20 भारत से हैं प्रोफेशनल्स, और बाकी के 30 पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों से हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे एंड्रू अजूले। ये कौन से दो बैंक हैं जिन्होंने हाल ही में अपना जो MCLR है, जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स, इसको 5 से लेकर 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया है। तो ये बैंक है, दोनों भारत के टॉप बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड होता क्या है। जब आप लोन लेते हो बैंक से, तो उसमें जो बैंक की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, उसी को MCLR बोला जाता है। अगर SBI की बात करें, तो SBI का अभी तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.3% था। इसको बढ़ाकर इन्होंने 8.35% कर दिया है, मतलब 5 बेसिस पॉइंट इसमें इन्होंने बढ़ाए हैं। उसी तरीके से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका था 8.85 इस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसको बढ़ाकर इन्होंने 8.90% कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि ये जो MCLR होता है, इससे नीचे नहीं जा सकता कोई भी बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने में। मतलब कहने का, कम से कम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगाएगा ही लगाएगा बैंक। और ये दूसरी बार है जब पिछले 3 महीनों में SBI ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे देवदत्त चंद। यह कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने 2024 की DD रोबोकॉन इंडिया रोबोट कंपटीशन को अपने नाम कर लिया है। तो इस बार इसको जीता है गुजरात की निर्मा यूनिवर्सिटी ने। DD रोबोकॉन इंडिया 2024 रोबोट कंपटीशन जो है, यह पूरे भारत भर में मल्टीपल कॉलेजेस के थ्रू कंडक्ट किया गया था, और इसका मेन उद्देश्य यह था कि ये देखना कि रोबोटिक्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरे भारत भर में जो युवा वर्ग है, वो प्रतिस्पर्धा कैसी रखता है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपटीशन हुआ, जिसमें निर्मा यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आई है। सेकंड नंबर पे पुणे की एक यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है पिंपरी छिंदवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये आए हैं सेकंड नंबर पे। और तीसरे नंबर पे भी पुणे की ही एक यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। तो टॉप 3 ये यूनिवर्सिटीज रही हैं रोबोट कंपटीशन में इस बार। कोका कोला इंडिया ने ग्राम उन्नति के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इसके साथ ये मिलकर कौन से राज्य में आम का उत्पादन करेंगे। तो देखिए, ग्राम उन्नति जो है, ये एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। कहने का मतलब यह है कि ये खेती के क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती कैसे करी जाए, उसके लिए सॉल्यूशन देने का काम करते हैं। तो कोका कोला इंडिया ने यह पैक्ट इसलिए साइन किया है कि ये कर्नाटक राज्य के अंदर आम की 2 प्रजातियां उत्पादित करेंगे। एक तो हो गई आपकी अल्फांजो, जिसका ये उत्पादन करेंगे, और दूसरा हो गया तोतापरी आम। क्या बोलते हैं इसे? तोतापरी। तो ये जो दोनों प्रजातियां हैं, पहली चीज तो ये है कि इनका ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन किया जाएगा, कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि इसको टॉप नॉच क्वालिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है आम। और कर्नाटक में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ मैया, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ पे गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। ये कौन सा बैंक है जिसने अपनी फिजिकल और डिजिटल ब्रांच दोनों को एक साथ जोड़ दिया है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के लिए? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी तक इनकी जितनी भी डिजिटल ब्रांच चल रही थी, देखिए डिजिटल ब्रांच का मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझ लो, आपके पास बैंक की तरफ से कई बार कॉल आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या फिर लोन ले लीजिए, ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? डिजिटल ब्रांच कहलाते हैं। और फिजिकल ब्रांच तो आपको पता ही है, जो आपके घर के पास जो बैंक होगा, वहां पे आप जाते हो प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ब्रांच। तो इन्होंने क्या किया है, फिजिकल और डिजिटल इन दोनों ब्रांचों को एक साथ लेकर आए हैं, और जिससे कि
जो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है, इसको ये और बेहतर बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि लोन देने वाला जो इनका डिपार्टमेंट है, और इसके जो हेड हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं प्रणव मिश्रा। कौन है? प्रणव मिश्रा। इससे पहले ये आईसीआईसीआई बैंक में थे, और उससे भी पहले ये आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में थे। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी स्थापना 1985 में करी गई है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं अशोक वासवानी। कौन है? अशोक वासवानी। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में स्थापित किया गया है। एचडीएफसी भी 1994 में स्थापित किया गया है, और एक्सिस बैंक 1993 में स्थापित किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है वडोदरा। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई। हाल ही में कैंटर्स के ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स के आधार पर भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा डिक्लेयर किया गया है? देखिए, भारत में अगर बात करी जाए तो ये जो कैंटर्स हैं, इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है। एक तो है पूरा वर्ल्ड वाइड इंडेक्स की, इसमें बताया गया है कि पूरे दुनिया के कौन से ब्रांड हैं जिनकी इस टाइम पर वैल्यू सबसे ज्यादा है। और दूसरी लिस्ट इसमें जारी करी गई है भारत की, कंट्री वाइज करी गई है। तो यहाँ पर बात हो रही है भारत की, कि भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इस टाइम पे कौन सा है। तो भारत में टॉप नंबर पे रहा है गूगल, और पूरे वर्ल्ड में भी टॉप नंबर पे गूगल ही रहा है। सेकंड नंबर पे टाटा मोटर्स रहा है। थर्ड नंबर पे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है भारत के अंदर अमेजॉन। फोर्थ नंबर पे है रिलायंस का जियो, और पांचवें नंबर पे है एप्पल। वर्ल्ड वाइड में अगर बात करें तो नंबर वन पे गूगल है, नंबर दो पर अमेजॉन है, और तीसरे नंबर पर नाइकी है। बाकी पूरी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, तो पीडीएफ से आप प्रॉपरली एक बार देख लीजिएगा। अभी हाल ही में एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? तो इसकी शुरुआत यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा करी गई है। देखिए, ये पहली बार है जब पूरे एशिया रीजन के अंदर इस तरीके का प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी की शुरुआत करी गई है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में 9 ऐसे प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी सेंटर हैं, लेकिन कोई भी अभी तक एशिया में नहीं था। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका वाले रीजन में थे। अब सवाल ये उठता है कि प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का यूज किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें जो रिसर्च है, वो काफी सारे पशुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर करी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, चूहों से कई सारे रोग होते हैं, उसी तरीके से चमगादड़ से भी कई सारे रोग होते हैं। ओके। जैसे कि कोविड एक इस तरीके की महामारी थी जिसने किसी ना किसी पशु या पक्षी से ही जन्म लिया होगा। खैर, इसके लिए चमगादड़ को सोर्स माना जा रहा था, बट हाँ, कोई भी इस पर खुल के अभी तक ये नहीं बता पाया है। तो इस तरीके की आने वाली जो महामारियां हैं, उनसे बचने के लिए इस तरीके के नेटवर्क फैसिलिटी सेंटर के अंदर रिसर्च करी जाती है। तो खास बात यह है कि अब ये एशिया की पहली है और पूरे दुनिया की नवी है। हाल ही में अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स के को चेयर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सुमंत सिन्हा। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। नाम है इनका सुमंत सिन्हा, और ये रेन्यू सॉल्यूशन के चेयरपर्सन है। रेन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी नाम की एक कंपनी है जो कि पर्यावरण के ऊपर काम करती है। इसकी स्थापना साल 2011 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव। उसके चेयरपर्सन है सुमंत सिन्हा। अब सवाल ये उठता है कि अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स क्या है? देखिए, ये दुनिया में एक ऐसा अलायंस है, या आप बोल सकते हो एक ऐसा ग्रुप स्थापित किया गया है जिसमें पूरे दुनिया के 26 देशों से 130 मेंबर सीईओज हैं। मतलब 130 सीईओज का समूह है जो कि अपनी अपनी क्लाइमेट को लेकर एक कंपनी चलाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स है, ये एक सॉल्यूशन के रूप में काम करते हैं। ये एक अपनी राय बनाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्लाइमेट में और क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब इसके को चेयर रहेंगे सुमंत सिन्हा। हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से किसका चुनाव किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये हैं रॉबर्टा मेस्सोला। क्या नाम है? रॉबर्टा मेस्सोला। अभी तक ये यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट थी, एक बार फिर से इन्हें चुन लिया गया है। टोटल 623 वोटों में से 526 562 वोट इनको मिले हैं। तो मतलब क्लियर बहुमत इनको मिला है, प्रचंड बहुमत। तो विदाउट डाउट ये अगला कार्यकाल भी सर्व करेंगी। और ऐसा यूरोपियन पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महिला प्रेसिडेंट दोबारा चुनी गई हो लगातार।
2024 का पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसका चुनाव किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, आपने बारबी मूवी का नाम सुना होगा। ऑस्कर विनिंग मूवी है बारबी। तो बारबी की फिल्म मेकर है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ग्रेटा गेरविक। क्या नाम है? ग्रेटा गेरविक। इसके अलावा इनकी कुछ और ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, जैसे कि लेडी बर्ड हो गई, लिटिल वुमेन हो गई। ये सारी मूवीज भी काफी इनकी वर्चस्व में रहती हैं, पूरे दुनिया में हमेशा चर्चा में रहती हैं। तो इनको 2024 के पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड इनको 25 सितंबर को दिया जाएगा अमेरिका के हिल्टन में। और इसके साथ एक और बात ध्यान रखिएगा, जो इनकी बारबी मूवी थी, ये पूरे वर्ल्ड में बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन की कमाई करने वाली पहली मूवी बनी थी पूरी दुनिया में। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं यक्षगान कौन से राज्य का लोक नृत्य है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। स्टैटिक जीके का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से, और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा गया था। इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मानसून ऑफर चल रहा है, आप अपनी हेल्प कर सकते हैं हेल्प 50 कोड लगाकर। हेल्प 50 आप कोड लगाएंगे, 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मेरे बैच में मिल जाएगा। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंप्लीट जीएस आपकी एक बार में ही कवर हो जाए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो राज्य के किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की बात हो, हर एक एग्जाम के लिए मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, साथ में वन लाइनर क्रैश कोर्स और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज कवर किए हुए हैं। तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप चाहे हिंदी मीडियम से आते हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आप बड़ी ही आसानी से अपनी जीएस को एक ही बार में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सितंबर से अक्टूबर में आपका सीजीएल का पेपर लगा है। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है कि आप लाइव बैचेस से उसे कंप्लीट कर पाए। तो ये इस टाइम पर सबसे बेस्ट थिंग है कि आप एक ही बार में आराम से कमरा बंद करके सारी अपनी पढ़ाई और जितना भी सिलेबस है वो सब कुछ आप कवर कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जीएस के साथ रीजनिंग भी चाहते हैं तो ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है। इन बैचेस के डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, उसे आप जरूर देखिएगा। भारत की पुलिस व्यवस्था के ऊपर वो वीडियो है, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। Oh no! Don't miss out. Download Exam Engine app now for a smarter, efficient exam preparation journey.